तो दोस्तों स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई यमन पर। तो दोस्तों होली का त्यौहार आप लोगों ने बहुत ही अच्छा बनाया होगा और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों की होली काफ़ी अच्छी गई होगी। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था। हम लोग इस सीरीज को सीडीपी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा या मुगल कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से। मुगल कालीन शिक्षा और उनकी व्यवस्था के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा रहेगी। तो शुरू करते हैं हम लोग मुगल कालीन शिक्षा के बारे में। इसे कहीं कहीं हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा भी पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो भी और जिस किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड सारा कंटेंट लेकर आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन से पहले। और जब सीडीपी की सारी सीरीज पूरी हो जाएगी उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इन्हीं के हैंड रिटन नोट्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं मुगल कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। पहला था धार्मिक प्रसार। इसमें क्या था? ज्ञान का विस्तार, इस्लामी सिद्धांतों, कानूनों व सामाजिक मान्यताओं का प्रचार करना। वह शिक्षा के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और आगे पॉइंट है भौतिक समृद्धि। राज्य में रोजगार, मनसबदारी और भौतिक धन संपत्ति की प्राप्ति थी। मुगल काल में रोजगार, मनसबदारी और भौतिक धन संपदा के लिए बहुत ही ज्यादा जोर दिया जाता था। अगला उद्देश्य था उनका धार्मिक नैतिकता का विकास। जैसे आपने पहले पॉइंट में पढ़ा है कि वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। यहाँ पे क्या था? उनकी नैतिकता क्या क्या थी, उनमें उनके धर्म में क्या क्या नैतिक चीजें थी। व्यक्तियों को धार्मिक प्रवृत्ति का बनना और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना। उनके धर्म में क्या क्या नैतिक मूल्य थे वह शिक्षा के माध्यम से बताते थे। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक समन्वयन। इसमें क्या है? विविध वर्गों का प्रशासन में एकीकरण और एक साझा संस्कृति ढांचे का निर्माण। उनके समाज में सभी वर्गों का एकीकरण था और मिलजुल के सांस्कृतिक ढांचे का निर्माण करना चाहती थी यह मुस्लिम कालीन शिक्षा पद्धति। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। शिक्षा की संरचना, मकतब और मदरसे। क्या अंतर था मकतब में और मदरसे में? पहले पढ़ते हैं हम लोग मकतब को। मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी जिसका स्थान मुख्य रूप से मस्जिदों और सूफी दरगाहों से जुड़ा हुआ होता था। इस शब्द की उत्पत्ति कुतुब से निर्मित है जिसका अर्थ है पढ़ना और लिखना। उद्देश्य क्या है मकतब का? सभी वर्गों के बच्चों को पढ़ने, लिखने और अंकगणितीय मूल्य बातें सिखाना। हर समाज में प्राथमिक शिक्षा हमेशा पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए जोर देती है। आगे पढ़ते हैं। जब प्राथमिक स्तर पूर्ण हो जाता था बच्चों का तो उन्हें मदरसे में भेजा जाता था। मदरसे में क्या शिक्षा थी, पद्धति थी शिक्षा की? देखते हैं हम लोग। यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त की जाती थी। जहाँ मस्जिदों और सूफी दरगाहों में प्राथमिक शिक्षा, वहीं पे बड़े शहरों की स्थापित स्वतंत्र शिक्षण केंद्र था एक, जहाँ पे मदरसे प्रॉपर रूप से काम करते थे। इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मदर शब्द से हुई है जो कि अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है व्याख्यान देना। उद्देश्य क्या था मदरसों के? इस्लामी धर्मशास्त्र, गणित, विज्ञान, साहित्य और दर्शन जैसे विषयों की विशेषता इनके मुख्य उद्देश्य थे मदरसों के। जहां पे मकतब के उद्देश्य थे केवल पढ़ना, लिखना और अंकगणित का मूल बातें सिखाना। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम लोग इसके शिक्षण पद्धति की। इसकी शुरुआत होती थी, शिक्षा का आरंभ बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होता था जिसकी आयु सीमा 4 वर्ष 4 माह
और 4 दिन थी। ये इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खानी संस्कार किस आयु से शुरू होता था। तो उसका आंसर होगा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। इसका रस्म क्या होती थी, नए छात्र को उस्ताद के सामने कुरान की आयतें दोहराना होता था। मतलब जो भी गुरु होते थे उनके सामने बैठ के गुरु जो आयतें पढ़ते थे उन्हें छात्र दोहराते थे। यह रस्म होती थी। अगर कोई छात्र दोहराने में कठिनाई का सामना कर रहा है तो वो केवल अगर बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण कर ले अल्लाह के नाम पर, यह कहना ही उसके लिए पर्याप्त माना जाता था। जरूरी नहीं है, जैसे कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं, बोल नहीं पाते, या कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी हेजिटेशन बच्चे के अंदर होता है, तो वो अगर कुरानों की आयतों को दोहरा नहीं सकते तो वो केवल बिस्मिल्लाह शब्द बोल दें जाके अपने उस्ताद के सामने, तो वो भी पर्याप्त होता था। शिक्षण विधि कैसी थी, यहाँ पे रटंत विद्या थी और सुंदर लेखन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। नैतिक समझ के लिए सादी की पुस्तकें गुलिस्ता और बोस्ता पढ़ाई जाती थी। ये 2 पुस्तकें थी, एक गुलदस्ता और एक बोस्ता, ये पढ़ाई जाती थी नैतिक समझ के लिए। और इनके समय में बहुत ही ज़्यादा कठोर अनुशासन था। गलती करने पर छड़ें या बेंत से मारा जाता था, मुर्गा बनाया जाता था और कोड़े मारे जाते थे। अब तो हर जगह से शारीरिक दंड को बिल्कुल ही मनाही कर दी है। पहले पर इनके यहाँ पे काफ़ी कठोर अनुशासन था, जिस वजह से बच्चों को मुर्गा बनाना, छड़ी से मारना और कोड़े मारना जैसे दंड दिए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, इसमें मूल्यांकन और विशिष्ट उपलब्धियां क्या क्या थी देखते हैं। पहले देखते हैं मूल्यांकन कैसे होता था। कोई औपचारिक वार्षिक परीक्षा नहीं होती थी। शिक्षक, जहाँ पे इन्हें शिक्षक को उस्ताद के नाम से जाना जाता था, छात्र की कुल क्षमताओं और निरंतर मूल्यांकन के आधार पर उसे अगली कक्षा में प्रोन्नति करते थे। कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। अगर उस्ताद को लगता था कि ये आगे प्रमोट करने लायक हो गया है बच्चा, तभी उसे अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाती थी। विशिष्ट उपलब्धियां क्या क्या थी उस्ताद की। पहले थे आमिल, फिर थे काबिल, फिर थे फाजिल और फिर थे रियाजी। आमिल कौन थे? इस्लामी धर्म ग्रंथों और धर्मशास्त्र में जो निपुण होते थे उन्हें आमिल कहा जाता था। अरबी फारसी साहित्य के विद्वान को काबिल कहा जाता था। तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र में विशेषज्ञता को फाजिल कहा जाता था। और वहीं जो गणित और खगोल विज्ञान में पारंगत होते थे उन्हें रियाजी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, इसमें हिंदू शिक्षा और प्रमुख केंद्र। मुस्लिम काल में हिंदू शिक्षा व्यवस्था भी समांतर रूप से पाठशालाओं और विद्यापीठों के माध्यम से चल रही थी। प्रमुख हिंदू विद्यापीठ कौन कौन से थे उस टाइम पे जब मुगल कालीन शिक्षा चल रही थी? तब पहला था बनारस, फिर था मथुरा, फिर था अयोध्या, फिर था इलाहाबाद, जिसे आजकल हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और थी मिथिला। वर्नियर और तेवर्नियर जैसे यात्रियों ने बनारस की भरीभूत प्रशंसा की है। प्रमुख इस्लामी केंद्र कौन कौन से थे उस समय भारत में? पहला था आगरा, दूसरा था दिल्ली, फिर था लाहौर और था जौनपुर। जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद के नाम से जाना जाता था। विषय: हिंदू केंद्रों में धर्मशास्त्र, भूगोल, चिकित्सा, व्याकरण और गणित पर जोर दिया जाता था, लेकिन धार्मिक शिक्षा पर एकाधिकार नहीं था। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों की क्या स्थिति थी उस समय में, यह देखते हैं। सामान्य वर्ग, लड़कियों के लिए अलग शिक्षण संस्थान नहीं थे। जो सामान्य वर्ग के थे, जो
आम नागरिक थे उनके लिए बात करते हैं पहले, फिर करेंगे हम लोग जो शाही घराने के लोग थे, कुलीन वर्ग के थे, उनके लिए अलग व्यवस्था थी और सामान्य लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी स्त्रियों की। प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्हें लड़कों के मकतबों में जाना पड़ता था, जो सामान्य वर्ग के लोग होते उन्हें। कठोर पर्दा प्रथा स्त्री शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी, जिसे आम महिलाओं में साक्षरता नगण्य रही। पर्दा प्रथा के कारण काफ़ी स्त्रियां, काफ़ी महिलाएं थीं जो पढ़ाई से वंचित रह गईं। वहीं कुलीन वर्ग में क्या था, राजघराने और कुलीन वर्ग की महिलाओं को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। मतलब जो उस्ताद हुआ करते थे उस समय पे, वो घर जा जाकर कुलीन वर्ग और राजघराने की महिलाओं को शिक्षा दिया करते थे। अकबर ने राजकुमारियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए नियुक्त महिलाओं द्वारा प्रशिक्षित किया गया। औरंगजेब ने भी हरम की राजकुमारियों को अपनी मातृभाषा अरबी फारसी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। औरंगजेब ने भी किया था और अकबर ने भी किया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। शाही संरक्षण, मतलब उस समय मुस्लिम कालीन शिक्षा का संरक्षण किसके द्वारा कैसे हुआ वो देखते हैं हम लोग। आरंभिक मुगलों का योगदान, कैसे कैसे किस किस का कितना योगदान रहा। पहला है बाबर। शोहरत ए आम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिनका कार्य स्कूल कॉलेज बनाना था। उसने बाबरी नामक एक नई हस्तलिपि का आविष्कार किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए इन तीनों को हमने अपनी पीडीएफ में रखा है। दूसरा है हुमायूं, एक महान पुस्तक प्रेमी थे। गणित, खगोल विज्ञान, भूगोल का गहरा जानकार था ये हुमायूं, और भूगोल का गहरा जानकार होने के साथ साथ दिल्ली में एक विशाल मदरसे की स्थापना की थी हुमायूं ने। फिर हुमायूं के बाद आते हैं शेरशाह सूरी। जौनपुर में शिक्षित विद्वान का सम्मान किया और नारनौल में विशाल शेरशाह मदरसा बनवाया था इन्होंने, शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं इसमें। शिक्षा का स्वर्णकाल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने किया था। अकबर के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे उन्हें शिक्षा का स्वर्णकाल के रूप में देखा जाता है। पहला है धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में कृषि, ज्योमिति, लेखांकन, प्रशासन और चिकित्सा जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों का अनिवार्य किया था इन्होंने पढ़ाना, अकबर ने। फिर था बौद्धिक केंद्र। आगरा, लाहौर और विशेष रूप से फतेहपुर सीकरी शिक्षा और संस्कृति के प्रमुख केंद्र बने। इबादत खाना, दार्शनिक और धार्मिक वाद विवाद का वैश्विक मंच बना था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अनुवाद विभाग। इसमें लीलावती, महाभारत, राजतरंगिणी जैसे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया गया था फैजी द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैजी के द्वारा अनुवाद हुआ था। उसके बाद इन्होंने समावेशी नीतियों पर ध्यान दिया था अकबर ने, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक समान शिक्षा नीति। हिंदू छात्रों को भी मदरसों में प्रवेश की अनुमति थी उस समय, कि हिंदू कोई छात्र अगर मुस्लिम कालीन या मुगल कालीन शिक्षा पाना चाहता है तो वह मदरसों में जाके पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरवर्ती मुगल, कला से लेकर कट्टरता तक। जहांगीर, साहित्य, कला, चित्रकला का स्वर्ण युग था। जर्जर मकतबों और मदरसों का जीर्णोद्धार कराया। और क्या किया था जहांगीर ने, मुक्तब खान को शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया था इन्होंने। वहीं शाहजहां ने वास्तुकला और भव्यता का प्रेमी था ये, और दिल्ली में जामा मस्जिद के निकट इंपीरियल कॉलेज शाही मदरसा की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इंपीरियल कॉलेज पूछने को मिल जाता है कभी कभी। यह शाहजहां ने कराया था। औरंगजेब इस्लामी और धार्मिक शिक्षा
पर पुनः सर्वाधिक जोर दिया था इन्होंने। औरंगजेब ने दूरस्थ प्रांतों में स्कूल खोले और गरीब छात्रों को वजीफा दिया, लेकिन कई हिंदू शिक्षण संस्थानों को नष्ट करने के भी आदेश दिए थे औरंगजेब ने। कट्टरता का मतलब यहाँ से है कि इन लोगों ने मुगल कालीन शिक्षा पर काफी अधिक जोर दिया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। कक्षा से परे, क्लास से परे व्यावसायिक शिक्षा और अवसर। क्या क्या इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा दी है और बच्चों के लिए क्या क्या अवसर प्रदान किए। पहला है मनसबदारी और सैन्य। राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सैन्य कौशल और घुड़सवारी का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया था। फिर है कला और शिल्प। इसमें क्या था, लाल किला, ताजमहल जैसी इमारतों के लिए नक्काशी, सुलेख और वास्तुकला का पुश्तैनी ज्ञान दिया था इन लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। बुनकर और वस्त्र उद्योग, रंगाई और रेशम बुनाई को पारिवारिक और पारंपरिक शिक्षण प्रशिक्षण दिया था। मुर्शिदाबाद और कश्मीरी प्रमुख केंद्र बने थे इसके। बुनाई और वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र उस समय मुर्शिदाबाद और कश्मीरी थे। आगे बढ़ते हैं। लेखाकार और अमीन। इसमें क्या था, राजस्व विभाग और व्यापार प्रबंधन के लिए गणितीय शिक्षा का सीधा उपयोग इसमें हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने विज्ञान और चिकित्सा का भी काफी विकास किया था और उस पे काफी ज्यादा जोर दिया था। चिकित्सा में यूनानी आयुर्वेदिक चिकित्सा का अद्भुत संगम था इनके पास। शाही दरबारों में हकीम स्वास्थ्य व्यवस्था संभालते थे और प्रमुख हकीम थे हकीम अली जिलानी, अकबर के काल में थे, और हकीम एन उल मुल्क सिराजी, ये शाहजहां के काल में थे, ने औषधियों की प्रमाणिक पुस्तकें तैयार की थीं। खगोलीय विज्ञान में कैसा क्या क्या योगदान था देखते हैं। इस्लामी और खगोलीय भारतीय खगोलीय तकनीकी का समन्वयन था। जिंज और उन्नत कैलेंडरों का निर्माण हुआ था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण और निर्बाध खगोलीय ग्लोब का आविष्कार एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी उस समय में। आगे बढ़ते हैं। तकनीकी और सैन्य नवाचार। रॉकेट। अकबर पहला शासक था जिन्होंने युद्ध में हथियारों के खिलाफ धातु के सिलेंडर वाले रॉकेट का उपयोग किया। इसका मारक कोण गणितीय रूप से तय किया गया था। आगे है दमिश्क स्टील। उन्नत धातुकर्म। अकबर ने बेहतरीन गुणवत्ता वाले तलवार ब्लेड बनाने के लिए बड़ी फाउंड्री स्थापित की थी इन्होंने। फिर है तोप निर्माण। भारी स्क्रू तोपें जिन्हें पहाड़ों पर टुकड़े में ले जाकर तोड़ा जाता था और विशाल भट्टियां तक 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान झेल सकते थे। ये तपाया जाता था इन्हें। और शाहजहां और औरंगजेब के समय तोप निर्माण अपने चरम पर था। शाहजहां और औरंगजेब के समय तोप निर्माण था वो है चरम पर था। आगे देखते हैं। शिक्षा प्रणाली की सीमाएं और कमियां। कुछ इसकी सीमाएं थी जो बाद में कमियों में परिवर्तित हो गईं। वो क्या थी? जन साधारण की उपेक्षा। शिक्षा मुख्यतः कुलीन वर्ग, राज्य अधिकारियों और धार्मिक विद्वानों तक सीमित रही। आम जनता के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित शिक्षा का अभाव था। स्त्री शिक्षा का अभाव। कुछ शाही अपवादों को छोड़कर आधी आबादी को शिक्षा की मुख्य धारा से दूरी तरह बाहर रखा गया। बहुत बुरी तरह बाहर रखा गया। हमने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही कम थी। वहीं जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनको घर घर जाके शिक्षित किया जाता था। इस काल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण में ठहराव कैसे था?
यद्यपि कुछ तकनीक विकसित हुए, फिर भी यूरोप की तरह धर्म तर्कवाद को अलग नहीं किया जा सका। शिक्षा अत्यधिक रटंत विद्या और धार्मिक ग्रंथों पर निर्भर रही। यह बहुत ही बड़ी ज़्यादा कमी थी मुगल कालीन शिक्षा में। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या है इसमें? एक मिश्रित ऐतिहासिक विरासत। मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था केवल राजाओं के इतिहास नहीं थी, बल्कि यह अरबी, फारसी, संस्कृत ज्ञान परंपराओं के सांस्कृतिक समन्वयन का एक सजीव काल था। स्थापत्य और शिल्प। शिक्षा में उस असाधारण वास्तुकला और शिल्प कौशल को जन्म दिया जो आज भी भारत की पहचान है, जैसे कि ताजमहल। फिर है प्रशासनिक ढांचा। मनसबदारी और राजस्व प्रणाली ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने भविष्य में प्रशासनों जैसे जहां तक कि ब्रिटिश काल का मार्गदर्शन किया था। मनसबदारी व्यवस्था इन्हीं के समय पे शुरू की गई थी। सह अस्तित्व का पाठ। अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद इस काल ने मकतबों और विद्यापीठों को एक ही भौगोलिक और सामाजिक ताने बाने में फलने फूलने का अवसर दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही है आज के लिए। ये थे इनके निष्कर्ष। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे और बहुत ही जल्द आपका यूपी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड सीडीपी का सिलेबस कंप्लीट कराने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।